नमस्कार, मैं कविता चौधरी हाजिर हूँ आगे की कहानी के साथ। बांझ है तू। हमारी बेटी औलाद को तरस रही है। हमारी औलाद को अपने माँ बाप का कोई फिक्र ही नहीं है। मैं पापा से पैसे मांगना नहीं चाहता। ठीक है, मैं जाऊंगी वहाँ पैसे मांगने। आपके पैसे पर इनका हक है। पर तुम्हारे लिए एक पैसा भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो तुम ये गुलछड़े उड़ा रहे हो। इस लड़की से शादी भी करूंगा। अपना दिल करता है कहीं कहीं दूर चला जाऊं। चलेंगे। कुछ नहीं होगा, आप प्लीज शांत हो जाइए। पिछली कड़ी में हमने देखा कि बिमला जब अपने घर वापस लौटती है तो पाती है कि उसके पति जनार्दन घर से गायब है। वहीं जब उनकी बेटी और दामाद पिता के बेडरूम में जाते हैं तो उन्हें कमरे के हालात देखकर शक होता है। बेड के अंदर से निकली चादर का किनारा दिखता है जिसके ऊपर खून के हल्के निशान हैं। उन्हें लगता है क्या बेड में कुछ है? आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। क्या हुआ माँ? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? और ये क्या, चंदन टीका पंडित बनने का इरादा है क्या? वो सब छोड़ो, तुम्हें कुछ खबर भी है? पापा नहीं मिल रहे हैं। पापा? भैया, पापा को कुछ पता नहीं चल रहा। अरे माँ, इसमें क्या है? माँ क्या? पापा भैया देखो ना पापा को क्या हुआ। हीरा पानी लेके आ। माँ 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। माँ सुबह योगा पे गई थी। वो जब घर आए तो पापा उन्हें नहीं मिले। ये कौन है? ये मेरी बहन के पति किशोर। पापा के कमरे से, उनके बेड के नीचे से हमें उनकी डेड बॉडी मिली। देखने से तो यही लगता है कि किसी चोर उचक्के का काम है, लेकिन घर की तलाशी कुछ इस तरह से ली गई है कि किसी करीबी का हाथ है इसमें। करीबी? लेकिन इस घर में तो मम्मी और पापा के अलावा और कोई नहीं है। तुम लोग यहाँ नहीं रहते क्या? वो मैं और मेरी पत्नी पिछले 3 सालों से अलग रहते हैं। कोई तो होगा, कोई नौकर चाकर। हाँ, एक नौकरानी है। मतलब है नहीं थी, पापा ने उसे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? मगर उसकी कोई वजह तो रही होगी। सीधे सीधे बताती है या करूं तुझे 10 साल के लिए अंदर। साहब ने मुझसे शादी का वादा किया था। अच्छा, उसकी इतनी सुंदर बीवी होने के बाद वो तुझसे शादी क्यों करेगा? वो क्या है ना, मेम साहब को कोई औलाद नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा, तो इसी बात का पता चलने के बाद जनार्दन जी ने तुझे नौकरी से निकाल दिया। वो मैडम, साहब ने ऐसा ही किया। और तूने जनार्दन जी का मर्डर करवा दिया। ये सब झूठ है। मैं क्यों किसी का मर्डर करवाएगी? मैं तो उस दिन के बाद उस घर में कभी गई ही नहीं। तो सच क्या है? मैं बताती हूँ। सच ये है कि तेरे और उसके बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर था, और सबसे बड़ा कांटा जनार्दन जी थे। इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर उनका मर्डर करवाया है। ये सब गलत है। आई शपथ मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर सच क्या है? किसने कराया? किशोर ने करवाया? मैडम मुझे कैसे मालूम? बोलो सच क्या है? वो किशोर साहब और बड़े साहब में हमेशा झगड़ा रहता था, क्योंकि किशोर साहब
हमेशा दारू पीता था, जुआ खेलता था, इसीलिए ना बड़े साहब हमेशा गुस्सा में रहते थे। शायद जरूर किशोर नहीं किया होगा। धमकी तो दी थी मैडम, लेकिन नशे में। वैसे तो मैं उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा मानता हूँ। जो इंसान नशे में धमकी दे सकता है वो नशे में मर्डर भी तो कर सकता है ना। नहीं नहीं मैडम, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन नीति तो कुछ ऐसा ही कह रही थी। नीति वो ऐसा क्यों कहेगी? उसके कहने से क्या होता है? क्यों? तुम दोनों शादी करने वाले थे ना, और तुम दोनों की शादी के बीच का कांटा सबसे बड़े तो जनार्दन जी ही थे। शादी नीति से? नहीं नहीं मैडम, ये सरासर गलत है। चलो मान लेते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। पूरा दिन शराब के नशे में डूबने वाला इंसान, जुआ खेलने वाला इंसान एकदम से संत कैसे बन गया? वो नहीं, ठीक से जवाब दो। जनार्दन जी की हत्या के बाद ये सुधरने का ढोंग किस लिए? अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हो? नहीं मैडम, मैंने उनको नहीं मारा है। दरअसल उनकी हत्या के एक दिन पहले ही मैंने शराब और जुए को तौबा कह दिया था। आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी बीवी से पूछ सकती हैं। जी हाँ, उस दिन वो मंदिर गए थे और मंदिर से लौटते ही पापा से मिलने की जिद करने लगे। कहने लगे कि पापा की बातों से उनकी आंखें खुल गई और मम्मी पापा से मिलके वो माफ़ी मांगना चाहते। अचानक से उनका ये व्यवहार देख के मैं तो चौंक गई थी और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पति सुबह से घर पर ही नहीं थे। बता सकते हो कितने बजे से कितने बजे तक? टाइम तो नहीं पता है क्योंकि मैं तब सो रही थी, लेकिन सूर्योदय के बाद ही वापस आए थे घर। मतलब तुम्हारे पति सुबह घर पर थे ही नहीं। ठीक है, एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? तुम्हारे भाई भाभी का तुम्हारे माता पिता के साथ कैसा रिश्ता था? भैया तो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी पत्नी हमेशा पापा मम्मी से पैसे मांगती थी और पैसे ना देने पे लड़ाई करती थी। और समीर कभी रोकता नहीं था उन्हें? वो उनकी बात सुने तब ना। भाभी के तीनों भाई गांव के दबंग हैं और वैसे माहौल में रह रहे कि भाभी भी वैसी हो गई है। मैं उनके पास अपने पति का हक मांगने जाती थी बस। हक मांगने में और लड़ाई करने में बहुत फर्क होता है जया जी। और मैंने सुना है कि आपके भाई बहुत दबंग हैं, तो जाहिर है कि आप भी बड़ी दबंगिरी दिखाती होंगी। हमारे झगड़े के बारे में तो हमारे भाइयों को पता भी नहीं है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आपके पिता का कत्ल किया किसने? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है मैडम। मुझे लगता है कि इसमें नीति और उसके आशिक किशोर का हाथ है। वो ऑफिस से कॉल आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं अभी। ओ साहिब, मैं आपको कितना फोन करी हूँ, आप मेरा फोन तक नहीं उठाते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब एक दिन काम पर नहीं आती थी तो 50-50 बार मुझे फोन करते थे। अब फोन उठाने में तुमको प्रॉब्लम होती है। देखो, मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। मैं कोई दारू नहीं हूँ कि जब मन चाह पी लिया, जब मन चाह छोड़ दिया। और ये शराफत का चोला ना मेम साहब के सामने पहनना, मेरे सामने नहीं। अपनी औकात में रहो। ये मत भूलो कि तुम 2 टके के काम करने वाली बाई हो। और साहिब आप भी मत भूलो कि अपना शादी का वादा करके मेरे साथ क्या क्या किया है। पुलिस में बोलूंगी ना तो अक्खा जिंदगी ना चक्की पीसते रहोगे जेल के अंदर। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है, बताऊंगी तुम्हें। कब तक ऐसे भूखी प्यासी रोती रहोगी? अगर तुम ऐसे हौसला हार दोगी तो हमें कौन सहारा देगा? बोलो। अब तो रो रो कर जिंदगी काटती है। कौन मेरे साथ है? किसके सहारे जीऊंगी मैं? मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? मैं हूं ना माँ, और दीना भी तो है। ये तो चली जाएगी, और तेरा भी तो अपना परिवार है ना। अब मुझे ऐसे ही मर भर कर जीना है।
माँ हौसला रखो। माँ ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए बार बार फ़ोन आ रहा है। मुझे ऑफिस जाना होगा माँ। मैं जल्दी से वहाँ का काम फिनिश करके आपके पास आता हूँ। तब तक तुम माँ का ख्याल रखो। माँ अब उठो और चल के कुछ खा लो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। सुनो, तुम्हारा अगर ये फालतू का काम खत्म हो गया हो ना तो खाना लगा दूं। फालतू का काम होगा ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये मेरी रोजी रोटी है। क्या कहा? रोजी रोटी? अगर तुम्हारे लिए रोजी रोटी होता ना तो फिर मकान मालिक और राशन वाले पिछले 4 महीने से ना पैसों के लिए बेइज्जत नहीं करते। अब तुम्हें पैसों के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों? चुका दिया। चुका दिए? कहां से आए इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे बिजनेस से आए, और कहां से? तुम्हें पता है? हाँ? इस बार हमें पूरे 1 लाख का फायदा हुआ है। क्या? सच में? हे भगवान, मैं जानती थी कि वो बुढ़ा ना हमारी किस्मत पर कुंडली मारकर बैठा है। अब तुम अपनी बकवास बंद करो और ये लो, पूरे महीने का खर्चा, समझी? 1 लाख। और अब मुझे अपना काम करने दो, समझी? ऑफिस से एक जरूरी कॉल आया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, मैंने तुझे कितनी, अरे बीना, मैं तुझे 1 मिनट में फोन करता हूँ। चल 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 अंदर चल, आजा। अरे भैया, मैं कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैंने सोचा खुद आके देख लूँ क्या बात है। हाँ, वो असल में ना आजकल बिजनेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए। पर माँ के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे नहीं नहीं, है क्यों नहीं, लेकिन ना वो बिजनेस की वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था। बहुत मुश्किल से तो इनका बिजनेस रास्ते पर आया है। इधर उधर घूमेंगे तो फिर से बिजनेस बर्बाद नहीं हो जाएगा। और वैसे भी इस महीने इन्हें बिजनेस में 1 लाख का फायदा हुआ है। चला। वाह भैया, दिन बदलते ही आप भी बदल गए। चलिए कोई बात नहीं है, पर मैं माँ को इस हालात में कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ हाँ, तो जाओ ना, जिसे उस घर से फायदा होगा वो क्यों जाएगा वहां छोड़कर? हाँ। जब बेटे ने माँ का साथ नहीं दिया तो आखिर बेटी ही माँ के काम आई। बेटों के लिए बेटियों के तिरस्कार करने वाले समाज को वीना ने आईना दिखाया कि समाज जिन बेटियों को बोझ मानता है वही बेटियां आड़े वक्त पर माँ बाप का साथ निभाती हैं। और वीना तो अपनी माँ का सहारा थी ही, साथ में वो अपने बाप के कातिलों को ढूंढने में भी जुटी थी। पता नहीं माँ, अचानक से भैया में इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया? ये सब उस चुड़ैल का ही काम है। उसने मति मार रखी है मेरे बेटे की, पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। जाने दो ना माँ, जिसको जो करना है करने दो, पर मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे आ गए आप?
कुछ पता चला क्या? मैंने पूरी छानबीन की, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। पता था मुझे, बिना आग लगे धुआं उठ ही नहीं सकता है। पता है मुझे तो किसका इंतजार कर रहा है। ये लो पैसे, और बार बार ब्लैकमेल करना बंद करो, समझे? इतना भाव क्यों खाते हो भाई? यकीन था तुम ही आओगे, मेरा शक सही निकला। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या उस बैग में पैसे थे? लेकिन इतने पैसे समीर के पास कहाँ से आए? वही तो पता करना है माँ। पर मुझे लगता है कि पुलिस को इत्तला कर देना चाहिए। रीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अचानक से इतने सारे पैसे ईमानदारी से तो नहीं कमाए जा सकते। माँ, तुम नहीं चाहती कि पापा के गुनहगार को सजा मिले? मैडम, ये वाला घर है। देखो जाकर। हाँ जी बोले साहब। यहाँ छुप के बैठे हो, इसकी तो हमने कब से तलाश। मैंने क्या किया? लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ इसे। बताता हूँ मैडम, मैं तो छोटा मोटा चोर था मैम। एक दिन समीर मुझसे मिला। यार विनोद, तुझे मेरा एक काम करना होगा। बोल ना, क्या काम करना है? तुझे चोरी करनी है। चोरी? मेरे घर। और ये चोरी कब और कैसे करनी है ये मैं तुझे खुद बताऊंगा। और उसने बताया कि उसके घर में पैसे कहाँ पर रखे हैं, और उसने ये भी बताया कि मौका मिलते ही माल पर हाथ साफ कर दो। कौन? चुप 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 चुप। चुप चुप चुप। मैंने समीर को पैसे दे दिए और उसे अपनी बात बताई कि
मेरे हाथों से उसके पिता का खून हो गया। मैडम, आप यकीन नहीं करेंगी कि उसके चेहरे पर जरा सा भी शिकन नाम की चीज नहीं थी। शिकन होता भी कैसे, क्योंकि पैसों के सामने उसने रिश्तों की कदर ही कहाँ की थी। मैं अपना हिस्सा लेकर निकल गया और वो पैसा कुछ ही समय में खत्म हो गया मैडम। और फिर तुमने उससे ब्लैकमेल करना शुरू किया पैसों के लिए, बार बार उसे फोन करते रहे। क्यों? मैडम, मैंने सोचा था कि अगर पैसे मिल जाएंगे तो मैं पैसे लेकर के हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें पकड़वा दिया। लेकिन अब तो उसे पकड़ना है जिसने ये साजिश रची। अरे आंखें क्यों बंद कर दी मेरी? क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी सरप्राइज रखी है। सरप्राइज? क्या है बताओ ना। चलो चलो दिखाता हूँ, आ जाओ। बता भी दो ना, क्या सरप्राइज है? बोलो ना। ये देखो। हे भगवान, इतना महंगा हार! पता है, मेरी तो कब से इच्छा थी कि मैं ऐसा हार पहनूं। लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? मैं बताती हूँ कहाँ से आया इसके पास। चल, अरे कहाँ लेकर जा रही है? एक्सक्यूज मी, कहाँ लेकर जा रही है आप इन्हें? अरे माँ, आप यहाँ? हाँ, सुना है तुम्हें बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है, वही देखने आई हूँ। हाँ हाँ माँ। क्या हाँ हाँ माँ? अब अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। विनोद ने हमें सब कुछ बता दिया, इसलिए सही सही बोलो कि क्या हुआ है। इंस्पेक्टर साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। माँ इस बार ना बिजनेस में बहुत फायदा हुआ माँ, पूरे 1 लाख रुपए का फायदा। सच में? हाँ? तूने अपने पिता को मारने से पहले मुझे क्यों नहीं मार दिया? क्यों जिंदा रखा तूने मुझे ये दिन देखने के लिए? क्यों मैंने तुझे पैदा किया? क्या तुझे पैदा किया मैंने? क्यों नहीं मार दिया तुझे? क्यों नहीं मार दिया तुझे? ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या किया आपने? इन्होंने जनार्दन जी का खून किया है। लेकर जाओ इसे। तो देखा आपने, बार बार पैसे देकर बिमला और जनार्दन ने समीर को क्या से क्या बना दिया। समीर को लगने लगा कि उसके पिता के पैसों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। अपने काम में रुचि लेने की बजाय वो पिता के पैसे पाने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, और उसका आखिरी तरीका तो पिता की जान ले गया। ये मेरा संदेश हर माता पिता से है कि अपने बच्चों की मदद कीजिए, पर उन्हें आप पर निर्भर मत बनाइए। उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाइए। इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं कविता चौधरी फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ, जो हमारे जीवन से जुड़ी होगी। मैं आपसे विदा लेती हूँ। जागरूक रहें। देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।